नमस्कार। रीति काव्य की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि हिंदी साहित्य की यह सीरीज आप सभी के लिए उम्मीद की किरण और सफलता का फल साबित होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी, जो बेस्ड है एनटीए यूजीसी नेट द्वारा 2000 से लेकर अब तक पूछे गए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर कि पुस्तक और उसके रचयिता के नाम का कौन सा विकल्प गलत है। दिए गए विकल्पों को पढ़ते हैं। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की पुस्तक है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक है। बिहारी की बाग विभूति मिश्र बंधु की, जी नहीं, यह पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। ठीक है, बिहारी की बाग विभूति। और देव और उनकी कविता, यह लिखा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, किस समीक्षक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। ऑप्शन है हमारे सामने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, गुलाब राय ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल को कलाकाल कहा है। प्रश्न नंबर 3 है, रीतिकालीन सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थी। ऑप्शन है सहज थी, अत्यंत उन्नतिपूर्ण अवस्था में थी, अत्यंत दयनीय अवस्था में थी या फिर भक्तिकालीन कृष्ण काव्य पर आधारित थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि रीतिकालीन जो सामाजिक आर्थिक दशाएं थी वह अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। कैसे? क्योंकि रीतिकाल में क्या था, रीतिकाल के विकास की गति रुक सी गई थी। किसके कारण? विलासिता के कारण, और विलासिता के भंवर जाल में फंसकर रह गई थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह व्यवस्था जो थी एक ऐसा ठहरा हुआ ठिठका हुआ समाज था। और इस तरह जितने भी राजा थे, नवाब थे, वो विलासिता के कारण ज्यादा से ज्यादा कर वसूला करते थे, जिसके कारण जनता को अत्याचार सहना पड़ता था। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है, रीति काव्य का प्रणय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन है एबीसीडी के तौर पर, अवध राजस्थान बुंदेलखंड में, कन्नौज उज्जैन हिमाचल में, बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश बनारस बघेलखंड में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रीति काव्य का प्रणय जो जहां पर ज्यादा हुआ है वह क्षेत्र है अवध राजस्थान और बुंदेलखंड। प्रश्न नंबर 5 है, रीतिकालीन काव्य की भाषा तो ब्रज अवधि थी, लेकिन राजकार्य की भाषा क्या थी। तो राजकार्य की भाषा थी रीतिकालीन कवियों की फारसी भाषा। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं कि इस युग में कविता अधिकतर दरबारी रही और इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियां भी मिलती हैं। उसी तरह प्रश्न नंबर 6 है कि रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था। ऑप्शन है प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, कामसूत्र, रति रहस्य, रति मंजरी या फिर कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हम देखते हैं रीतिकाल में जो लौकिक श्रृंगार की व्यंजना की गई है ना, एक प्रत्यक्ष आधार स्रोत के तौर पर, उसमें प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य भी मिलता है, कामसूत्र, रति रहस्य और रति मंजरी साहित्य भी मिलता है और कृष्ण भक्त कवियों का एक उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन भी मिलता है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसी तरह प्रश्न 7 है कि रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पहले किस विद्वान ने किया था। ग्रियर्सन ने, कर्नल टॉड ने, शिवसिंह सेंगर ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है सबसे पहले, या यूं कहें कि आचार्य शुक्ल से पहले रीति काव्य का उल्लेख किया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या कहा है, इसको रीति काव्य का नाम दिया है। उसके बाद फिर मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है। उसके बाद फिर रामचंद्र शुक्ल की बारी आती है, उन्होंने इसको रीति काल की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 8 है हमारे सामने कि रीति कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी। काल्पनिक थी, आध्यात्मिक थी, विषयगत थी या फिर आत्मरति थी, है ना। क्योंकि उसमें कल्पना का ज्यादा भाव था या फिर आध्यात्मिकता का ज्यादा भाव था, या विषय के अकॉर्डिंग थी या फिर आत्मरति, आत्मा के अकॉर्डिंग उसमें भाव था, मतलब भाषा का या जो सौंदर्य वर्णन उसमें किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विषय के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, विषयगत थी रीति कवियों की सौंदर्य भावना। प्रश्न नंबर 9 है हमारे सामने, रीति कवियों का नारिक विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंत भोगवादी रहा हो, लेकिन उनके निजी प्रवृत्ति थी
परकीय प्रेम की, काल्पनिक प्रेम की, एक तरफा प्रेम की या फिर ग्राहस्तिक प्रेम की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ग्राहस्तिक प्रेम की भावना थी रीति कवियों की, है ना। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, भले ही सामंत भोगवादी था, है ना, जब वो उनकी प्रशंसात्मक काव्य रचते थे, लेकिन अगर उनका निजी अपना उनका महत्व बताया जाए तो वो कैसा था, ग्राहस्तिक प्रेम भावना से सना हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस हैं, इनका प्रेम एकनिष्ठ है, सत्य है, ऊहात्मक अधिक है, यह तथ्य गलत है, काल्पनिक है, सही है, सूक्ष्म अशरीरी है, यह भी सही है। लेकिन जो है ऊहात्मक नहीं था ज्यादा रीति मुक्त कवियों का प्रेम निरूपण, जिस विषय के रूप में वह उसका जिक्र करते थे या रचते थे काव्य को। प्रश्न नंबर 11 है कि रीति मुक्त काव्य के प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह कैसा है, नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने वाला प्रयास होता है उसमें, ठीक है। नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने वाला प्रयास होता है, बाकी सभी कथन असत्य होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए बाकी के ऑप्शन क्या है कि जैसे कि नित्य प्रति बासी पड़ता जाता है रीति मुक्त काव्य, संयोग में भी वियोग की आशंका है ना, प्रेमी कभी प्रेमिका से मिल नहीं पाता। कुछ हद तक ये तथ्य सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा कि इसमें नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता रहता है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 12 है हमारी स्क्रीन पर कि विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपकाचार्य में एक नाम अगर लिया जाए तो किसका लिया जा सकता है, सेनापति का, केशव का, कुलपति मिश्र का या फिर पद्माकर का। तो देखिए पद्माकर ऐसे आचार्य रहे हैं, आचार्य और कवि रीतिकाल के, जिन्होंने विवेचन की दृष्टि से भी 9 के 9 रसों का एक सफल निरूपण किया है अपने काव्य में, इसलिए पद्माकर ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 है, रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शंस है हमारे पास, महाराज वरिवंश सिंह, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि महाराज वरिवंश सिंह के दरबारी कवि थे। कौन, रघुनाथ बंदीजन, ठीक है। महाराज जय सिंह के कौन थे, बिहारी लाल, है ना। प्रश्न नंबर 14 है, पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था। ऑप्शन है हमारे पास, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद या फिर अलंकार पंचाशिका। इसमें से पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली और जगत विनोद, यह सभी जो हैं तीनों के तीनों पद्माकर के ग्रंथ हैं, जबकि अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। तो इनमें से पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद जो है काव्य रसिकों में बहुत लंबे समय तक चर्चित रहा था, और हम सब जानते हैं कि इन्होंने जगत विनोद जो है सवाई जगत सिंह के लिए लिखा था। पद्माकर वैसे भी अपने सजीव मूर्त विधान करने की कल्पना और कला के लिए जाने जाते हैं, जिस माध्यम से वे शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, राज दरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्धों और प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि मानो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियां भी सहज ही मूर्तिमान हो गई हों। इसी तरह प्रश्न नंबर 15 है, कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है। रस विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर छंद विवेचन या फिर एक लक्ष्य ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। कवि कुल कंठाभरण जो है एक अलंकार विवेचन का ग्रंथ है, और यह ग्रंथ किसका है, कवि दूल्हा का, ठीक है। कवि दूल्हा कृत अलंकारों का श्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है आपका कवि कुल कंठाभरण। उसी तरह से प्रश्न नंबर 16 है, रीतिकाल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, मतीराम या फिर जसवंत सिंह। तो ऑप्शन बी सेनापति सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, क्योंकि रीतिकाल के कवि हैं सेनापति, और इनको संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है, अक्सर इनका कंपेयर किया जाता है उनके साथ। सेनापति की जो रचना है कवित रत्नाकर, वह बहुत ही प्रौढ़ कृति मानी जाती है इनकी, और अनेक तरह के छंदों का विधान उन्होंने इसमें किया है। प्रश्न नंबर 17 है, श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया है। मतीराम, उदयनाथ बिहारी या फिर कवि दूल्हा। देखिए वैसे तो रीतिकाल जाना ही श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए है, श्रृंगार काव्य के लिए है, लेकिन इनमें से कवि दूल्हा ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि इनका एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है कवि कुल कंठाभरण, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, और उसमें उन्होंने कवित सवैयों में ही कुछ फुटकर पद्य जो है शामिल किए हैं, ठीक है। इसलिए कवि दूल्हा का कवि कुल कंठाभरण एक अलंकार प्रधान ग्रंथ तो है, लेकिन उसमें श्रृंगार रस का वर्णन नहीं है।
प्रश्न नंबर 18 है, केशवदास की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से कौन सी है? छंदमाला, रत्न बावनी, रामचंद्रिका या फिर कवि प्रिया? देखिए, कवि प्रिया जो है केशवदास की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में केशवदास ने अलंकार शब्द को उसी व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है जैसे संस्कृत आचार्य दंडी, वामन आदियों ने किया है अपने ग्रंथों में, ठीक है। और कवि प्रिया जो है कविजनों का मार्गदर्शन ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कवि कर्तव्यों तथा कवि अलंकारों का विवेचन अच्छे से किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। कवि प्रिया एक ऐसी मुक्तक काव्य रचना है केशवदास की जिसमें क्या किया है, कवि कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बिहारी की रस व्यंजना और अनुभव की प्रशंसा करने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर नामवर सिंह? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आचार्य शुक्ल ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने बिहारी की रस व्यंजना और अनुभव की प्रशंसा की है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 20 देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता है। देखिए क्या पूछा है, रीति मुक्त काव्य धारा की पूछा है, ठीक है। देखिए श्रृंगार, नीति, वीर, है ना, यह सब तो आता है, लेकिन अलंकार का उसमें वर्णन नहीं किया गया है रीति मुक्त काव्य धारा के काव्य ग्रंथों में। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अलंकारिक। प्रश्न नंबर 21 है, आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है? ऑप्शंस है ठाकुर को, चिंतामणि को, पद्माकर को या फिर घनानंद को। तो घनानंद को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता का कवि कहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि घनानंद की कविता का असर शुक्ल जी के मन पर बहुत गहरा हुआ था, और यह उनकी कविता की ही ताकत थी कि शायद शुक्ल जी ने उनको चाहे अनचाहे जैसे भी उनके लिए यह वाक्य बोले थे, और साथ में और वाक्य भी बोले थे, जैसे कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये सब शब्द जो हैं घनानंद के प्रति कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, निम्न में से असंगत है। कोकसार घनानंद की रचना है, सही है। कंठाभूषण भूपति की रचना है, यह भी सही है। सरोज कलिका पुहकर की रचना है, यह गलत है, ठीक है, असंगत है। बाकी इश्कनामा बोधा की रचना है, यह भी सही है। जबकि सरोज जो कलिका है, सरोज कलिका, यह कवि श्रीपति की रचना है। तो याद रखना है आपने, श्रीपति की यह रचना है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, श्रृंगार, नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार हैं? बिहारी, मतीराम, भर्तृहरि या फिर श्रीपति? तो देखिए श्रृंगार, नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार हैं आपके भर्तृहरि। देखिए राजा भर्तृहरि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे पूर्ण प्रकृति पुरुषों की संज्ञा में आते थे, यह गिने जाते थे जिन पर लक्ष्मी और सरस्वती की समान रूप से कृपा थी, और यह संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे, और साथ ही इनकी प्रशंसा एक प्रसिद्ध कवि और परिपूर्ण शास्त्री के रूप में भी की जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, राम भक्ति का ग्रंथ है अवध बिलास, सुजान चरित्र, हमीर हठ या फिर जंगनामा? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राम भक्ति का ग्रंथ है आपका अवध बिलास, और अवध बिलास का कवि जो है वो कौन है? लाल दास, है ना। लाल दास का ग्रंथ है अवध बिलास, जो कि राम भक्ति पर आधारित है। इन्हें लाल कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? बोधा ने, घनानंद ने, आलम ने या फिर गोरेलाल ने? तो देखिए इनमें से आपने सही उत्तर बताना है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हमें स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। और क्या गोरेलाल ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या किया है? वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है। देखिए ये जो कवि है ना गोरेलाल, इन्हीं को लाल कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक जो नाम गोरेलाल पुरोहित था, और ये बुंदेलखंड के रहने वाले थे, है ना। और महाराजा छत्रसाल की आज्ञा से ही उनका जीवन चरित्र लिखा था इन्होंने छत्र प्रकाश नाम से, दोहे चौपाई शैली में। और मुख्य रचनाओं की बात करें तो छत्र प्रकाश, विष्णु विलास, राज विनोद, अवध विलास, ये रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अभी हमने प्रश्न नंबर 24 भी तो देखा था, है ना, गोरेलाल या लाल कवि का ही वह मतलब इन्हीं से संबंधित था। प्रश्न नंबर 26 है, हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है?
हरि सिंह टीका के नाम से, हरिप्रकाश टीका के नाम से, हरिचरण टीका या फिर हरिप्रसाद टीका? तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है हरिप्रकाश टीका नाम से। बिहारी सतसई बिहारी लाल की एकमात्र ऐसी रचना जो रीतिकाल का जो है सर्वोच्च या बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है और जिस पर जो है सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 27 है, नीति विषयक सतसई लिखी है? किसने लिखी है नीति विषयक सतसई? बिहारी ने, मतीराम ने, बुद्धजन ने या फिर अमीरदास ने? तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। बुद्धजन ऐसे कवि हैं जिन्होंने नीति विषयक सतसई ही लिखी है। जबकि जैसे बिहारी की जो बिहारी सतसई है उसमें नीति के भी दोहे आते हैं और श्रृंगार के दोहे आते हैं ना, भक्ति के दोहे भी आते हैं। लेकिन बुद्धजन कवि ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ नीति विषयक दोहे ही लिखे हैं अपनी नीति विषयक सतसई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जसवंत सिंह किस धारा के कवि हैं? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या फिर रीति रिक्त? तो देखिए रीति रिक्त तो कोई भी धारा नहीं है, जो भी है रीतिमुक्त है, रीतिबद्ध है, रीतिसिद्ध है। लेकिन जसवंत सिंह के बारे में पूछा है तो ये रीतिबद्ध काव्य धारा से जो है संबंधित है। और इनकी एकमात्र रचना रही है भाषा भूषण, जो कि एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ठीक है, और वैसे भी महाराजा जो जसवंत सिंह थे ये मारवाड़ के राजा थे और साथ ही रीतिकालीन कवि आचार्य भी थे। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है ना, उत्तर मध्यकाल जो है हिंदी साहित्य का उसको रीतिकाल के नाम से ही जाना जाता है। यह नामक पुस्तक किसकी है? अर्थात रीतिकाल नामक पुस्तक किसकी है? मिश्र बंधु की, नगेंद्र की, प्रोफेसर महेंद्र कुमार की या फिर गोरेलाल पुरोहित की? तो ऑप्शन सी प्रोफेसर महेंद्र कुमार की जो रचना है कौन सी? रीतिकाल। ठीक है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम की पुस्तक है इनकी, प्रोफेसर महेंद्र कुमार की। प्रश्न नंबर 30 है, बोधा रसोन्मत्त कवि हैं, किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कवि बोधा के बारे में कहा है कि ये बड़े ही रसोन्मत्त कवि हैं। तो ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि बेस्ड थे आपकी एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा पर और ऑलरेडी पूछे जा चुके थे कम से कम 2004 से लेकर अभी तक के बीच के जो जितने भी प्रश्न रहे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और आपके यहाँ कैसा मौसम है आजकल यह भी बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है, लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिनों से। तो बस मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कक्षा में ऐसी ही प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, नमस्कार।